हेलो। हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा जो करंट अफेयर है 24 दिसंबर 2022 का। जो हमारी डेली करंट अफेयर की जो श्रृंखला है उसको प्रारंभ करते हैं। आप वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये श्रृंखला डेली आती रहेगी शाम को 6 बजे। और आप टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उसका लिंक डाल दूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का जो करंट अफेयर है वो क्या कुछ रहा खबरों में। तो एक खबर रही कि किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है। तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने इस पॉलिसी को मंजूरी दी है। ये क्या, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है राज्य के औद्योगिक विकास के लिए। किसके लिए लाई गई है? औद्योगिक विकास के लिए लाई गई है, ताकि राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसको 1 ट्रिलियन US डॉलर तक लाया जा सके। अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए ये योजना लाई गई है, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। कौन लेके आया है? नंद गोपाल गुप्ता जो मंत्री है, औद्योगिक विकास के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, वो ये लेके आए हैं। और इसको फरवरी 2023 में जो लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है उससे पहले इसको लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत एक मजबूत ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क तैयार करने और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में मदद मिलेगी। यानी कि कहने का बात यह है कि उत्तर प्रदेश इस स्कीम को लेके आया और ये औद्योगिक विकास के लिए लाई गई है। आप इतना याद रखना इसको। अगला है कि किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड से नामित किया गया है। तो अंतिम पंघाल जी है, ये एक महिला है, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अवार्ड का नाम याद रखना है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, अंतिम पंघाल जी को। और ये जब इनकी उम्र कम थी, जब ये अंडर 20 के अंदर खेल रही थी तो गोल्ड मेडल जीतने वाली है, पहली भारतीय बनी थी। और ये कहाँ से? हरियाणा के हिसार जिले से है ये। और अब अंडर 23 के अंदर इन्होंने एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल को हासिल किया है, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। तो अंतिम पंघाल जी का नाम याद रखना, इन्होंने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड प्राप्त किया है। अंडर 23 के अंदर तहत इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और अंडर 20 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और ये भारत की पहली महिला रेसलर बनी थी। अगला है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, इनकी जयंती पर पूरे देश भर में मनाया जाता है। देश में किसानों के उत्थान और उनके योगदान को दर्शाता है, यानी किसानों के बारे में ये बताता है, किसानों से संबंधित है, इसलिए किसान दिवस। डेट याद रखना आप, 23 दिसंबर। किसानों के महत्व, उनके आर्थिक योगदान के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए देश भर में जागरूकता गतिविधि और पहलों का आयोजन किया जाता है। एक तरह से ये जागरूकता अभियान है। जो किसान दिवस है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह जी जो थे उनकी जयंती के अवसर पर, उनके जन्मदिन के अवसर पर। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ये है असम ने। असम ने अपने जो पर्यटन क्षेत्र है उसको औद्योगिक क्षेत्र में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, जिससे कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाया जा सके, वो एक उद्योग के रूप में इसको मान्यता दी गई है। असम कैबिनेट ने निवेश को आकर्षित करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए और रोजगार को सृजित करने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, देश में बेरोजगारी चल रही है, असम में भी है, तो रोजगार को बढ़ाने के लिए और इन्वेस्टमेंट को भी लाने के लिए राज्य ने पर्यटन क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही राज्य में रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, हेल्थ क्लब, स्पा, वेलनेस सुविधाएं और औद्योगिक रणनीति के तहत प्रोत्साहन मिलेगा। तो इन पर्यटन क्षेत्रों को इन क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा। जैसे कि कोई भी रेस्टोरेंट है उसको एक पर्यटन क्षेत्र बनाया जाएगा, या फिर कोई भी कैफ़े का जो एरिया है, कैफेटेरिया है, हेल्थ क्लब हो गया कोई, या स्पा हो गया, इन सबको पर्यटन क्षेत्र के रूप में बनाया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाएगा और पर्यटन क्षेत्र को उद्योगों के साथ जोड़कर
इसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि आमदनी हो सके अच्छी खासी और बेरोजगारी है उसकी समस्या कम हो सके। ठीक है, तो अगला एक शब्द रहा चर्चा में एआई, एआई पे चर्चा। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एआई पे चर्चा, ये शब्द चर्चा में रहा है हाल फिलहाल में। तो ये किससे संबंधित है, कौन से मंत्रालय से संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय से। एआई है, एआई किस बेसिकली किससे संबंधित होता है? कंप्यूटर से संबंधित है, कंप्यूटर। और जो टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम है वो किस में आता है? आईटी मंत्रालय के अंतर्गत। तो इसको याद रखना बिल्कुल ही आसान है। एआई किससे? कंप्यूटर से संबंधित हो। कंप्यूटर क्या है? टेक्नोलॉजी एक तरह से। तो टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से संबंधित होगा ये। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो इलेक्ट्रॉनिक एवं और आईटी मंत्रालय के ई गवर्नेंस डिवीजन ने एआई पे चर्चा की मेज़बानी की है। तो इलेक्ट्रॉनिक आईटी मंत्रालय की एआई पे चर्चा की, इसको प्रारंभ किया गया था। इस चर्चा को 2020 में प्रारंभ किया गया था एमआईटी के उद्घाटन में। वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन के तहत इसको 2020 में लाया गया था। सामाजिक अधिकारिता के लिए उत्तरदायी एआई के हिस्से के रूप में इसको लॉन्च किया गया, यानी उत्तर रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक पार्ट के रूप में जो एआई पे चर्चा है उसको लॉन्च किया गया था। और ये किसके अंतर्गत है? इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। और इसके पैनल के सदस्यों ने एआई को उच्च गुणवत्ता वाले डेटाबेस तक पहुंचने की अनुमति देने के महत्व और तरीकों पर चर्चा की है। इसमें किस बात की चर्चा हुई है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी गुणवत्ता को उच्च कैसे बनाया जाए और डेटा तक कैसे आसानी से पहुँच हो और सुगम पहुँच हो, इसकी अनुमति के लिए इसके ऊपर चर्चा की गई है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? जो आपकी एलेक्सा है वो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है? एलेक्सा हो गई, जो आपकी सीरी हो गई, ये क्या है? सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। या फिर गूगल असिस्टेंट हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। अगली एक जो खबर है वो चर्चा में, सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? तो अगले राजदूत होंगे डॉक्टर सुहेल एजाज खान। डॉक्टर सुहेल एजाज खान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सऊदी अरब के नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे, एम्बेसडर ये होंगे सऊदी अरब के। 1997 बैच के भारतीय विदेशी सेवा आईएफएस अधिकारी है 1997 बैच के, यानी यूपीएससी जो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है आईएफएस का, उसके तहत ये सिलेक्ट हुए थे। कब हुए थे? 1997 में, 1997 में। ये अभी वर्तमान में कहाँ है? लेबनान जो कंट्री है, लेबनान गणराज्य जो देश है, वहाँ के ये राजदूत है, अभी एम्बेसडर वहाँ के है। और ये अब सऊदी अरब में एम्बेसडर बनने जा रहे हैं। और ये किसको प्रतिस्थापित करें, किसकी जगह ये अपना पद ग्रहण करेंगे? तो 1989 बैच के एक आईएफएस अधिकारी है। कौन है? डॉक्टर औसाफ सईद। डॉक्टर औसाफ सईद की जगह ये लेंगे और जल्द ये अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। तो आप याद रखना कि सऊदी अरब के नए जो राजदूत बनने जा रहे हैं वो कौन है? डॉक्टर सुहेल एजाज खान। ये पहले कहाँ के थे? लेबनान के, लेबनान। 1997 बैच के भारतीय विदेशी सेवा इंडियन फॉरेन सर्विस के एक अधिकारी हैं ये। अगला एक न्यूज़ चर्चा में चल रही है, अभी जो कोविड है उसकी वेव फिर से आने की बात चल रही है। तो आप कोविड को लेकर सतर्क रहिए और मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और सावधानी बरतिए बहुत ज़्यादा। क्योंकि अभी आपने चर्चा में देखा होगा कि चीन में लॉकडाउन लग गया है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं, तो भारत में भी उम्मीद आने की। तो कोरोना के लिए ये एक नई एक वैक्सीन आई है। वैक्सीन तो नहीं तो क्या, नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में किस कंपनी की वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो एक नेजल कोविड वैक्सीन आई है, ये किस कंपनी की है? भारत बायोटेक की है। ये क्या है? एक बूस्टर डोज। आपने सुना होगा बूस्टर डोज का नाम, बूस्टर डोज। तो ये बूस्टर डोज का नाम है नेजल कोविड वैक्सीन। ये किसकी है? भारत बायोटेक की। आपने दो तरह की डोज लगवाई होगी, पहली डोज और दूसरी डोज लगवाने के बाद जो तीसरी अभी जो डोज लगेगी उसको बोलते हैं बूस्टर डोज। जो थर्ड वाली जो डोज है वो है बूस्टर डोज। तो कोविड चल रहा है, कोविड में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हाथ धो
तो ये अपने बाहर जाने से पहले मास्क लगाइए, प्रॉपर पूरी सावधानी बरतिए। सरकार ने भारत बायोटेक के नेजल कोविड वैक्सीनेशन के बूस्टर डोज को मंजूरी दी है। तो इस कंपनी ने बूस्टर डोज लेके आई है, उसको मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु भी याद रखना। इसके अंतर्गत कौन से व्यक्ति शामिल होंगे? जो जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है उनको ये टीका लगाया जाएगा, उनका टीकाकरण किया जाएगा। कंपनी के अनुसार शुरुआती चरण में वैक्सीन निजी अस्पतालों में बूस्टर खुराक के लिए उपलब्ध होगी। साथ ही यह कोविन पोर्टल पर भी लॉन्च की जाएगी। कोविन पोर्टल आप अगर भूल गए हो तो जब कोरोना आया था तो सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, जिसके तहत रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम क्या अपना टीकाकरण करवा सकते थे। तो ये वही पोर्टल है टीकाकरण करवाने के लिए जो पोर्टल बनाया था सरकार ने कोविन नाम का, ये वही पोर्टल है। इसी के ऊपर भी ये पे हमें उपलब्ध रहेगी और साथ ही साथ निजी अस्पतालों में इसकी खुराक मिलेगी। 18 वर्ष से अधिक आयु के जो भी व्यक्ति है उनको ये लगेगी, ये एक बूस्टर डोज है। तो ये था आज का करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में कुछ जो चर्चा में जो शब्द रहे थे वो यही है, तो आप इनको याद रखना जो इम्पोर्टेंट थे। एक तो आप याद रखना कि ये भारत बायोटेक वाली, वैसे सभी इम्पोर्टेंट लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है कि पर्यटन क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र में, क्योंकि ये अच्छा इनिशिएटिव है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है असम सरकार ने। तो ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। उसके बाद जो अंतिम पंगाल जी है उनको आप याद रखना कि इन्होंने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लास्ट तक बने रहे हैं तो लाइक भी कर देना। बाय।